केंद्र सरकार गिग वर्कर्स को एनपीएस के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी एनपीएस के तहत कर्मचारियों के ऑटो एनरोलमेंट की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र में पेंशन का दायरा बढ़ाने के लिए इस कदम पर विचार कर रही है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना की भी कवरेज बढ़ाने पर बात चल रही है। सर, क्या मुश्किलात आएंगी? क्या आपको लगता है कि हर्डल्स हैं गिग वर्कर्स को एनपीएस के दायरे में लाने में? गिग वर्कर्स को एनपीएस के दायरे में लाने की तैयारी इसलिए की जा रही है कि सरकार ने हाल में ही एक फंड बनाने की घोषणा की थी, जब तमाम जगह से सवाल उठे थे कि जो कंपनियां गिग वर्कर्स से काम करा रही उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो अब वो सिक्योरिटी अवेलेबल है, तैयार है, तो उसको किसी न किसी तरह से उस फंड का पैसा गिग वर्कर्स तक पहुंचाया जाए। तो प्रस्ताव ये है कि जब भी कोई कंपनी किसी गिग वर्कर को इनरोल करती है, जैसे ही वो आता है और ऐप पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के साथ उसका एक एनपीएस अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। सिस्टम में ही बना हुआ होगा और एनपीएस के साथ वो डिफॉल्ट तौर पर उसका आधार और पैन और ई श्रम का जो रजिस्ट्रेशन है वो लिंक हो जाएगा और उसके साथ उसको एनपीएस की सुविधा मिलने लगेगी। अभी कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस तय नहीं हुआ है। कंट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के पे आउट से आएगा। प्लेटफॉर्म जो पैसा ले रहा उसका एक हिस्सा इसका कंट्रीब्यूशन में देगा, जैसे कि एनपीएस में होता है, या कोई दूसरा तरीका होगा। इस पर पीएफआरडीए तैयारी करेगा, बात करेगा। लेकिन डिजिटल ऑनबोर्डिंग के साथ ही जैसे ही वो गिग वर्कर उसमें आता है, उसे एनपीएस की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। ये अपने तरीके का पहला प्रयोग होगा जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एनपीएस की सुविधा दी जाएगी। अब यहां 2-3 बड़े सवाल हैं। सवाल ये है कि जो असंगठित हैं, मान लीजिए वो कल प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं, वहां से चले जाते हैं, तो उनकी पेंशन की व्यवस्था कैसे होगी? उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलर कैसे होंगे? क्या उतने ही कॉन्ट्रीब्यूशन उनके पेंशन के लिए जरूरी माने जाएंगे जितने समय तक वो प्लेटफॉर्म पर रहते हैं? इसका अभी जवाब नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है कि गिग वर्कर्स को एनपीएस दिया जाए। और अगर ये प्रयोग एक बार सफल रहा तो जो असंगठित क्षेत्र या जो सेमी फॉर्मल सेक्टर है, जहां पर लोग अस्थायी रूप से नौकरियां करते हैं, उनके लिए पेंशन योजना को लागू करने का एक रास्ता खुलेगा। ईडी फ्रॉड से जुड़े 12,000 से ज्यादा मामलों में जांच कर रहा है। 234 मामलों में जांच कर रहा है, माफ कीजिए, जिसमें 34,855 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। अब तक 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। ये मामले दरअसल क्रिप्टो से और बहुत सारे तरीके से डिजिटल अरेस्ट और बाकी गतिविधियों से जुड़े हैं। सर, जिन मामलों की जांच हो रही है, किस तरीके के मामले हैं, किस तरीके की जांच आगे बढ़ रही है? इसमें कई मामले पीएमएलए से जुड़े हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। करीब 1,000 के आसपास म्यूल अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया गया है, और 141 के आसपास इंडिविजुअल्स हैं, 43 प्रोसिक्यूशंस हुए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात ईडी की जांच में ईडी की तरफ से संकेत के तौर पर दी गई है कि 234 जो प्रमुख केस इसमें पाए गए हैं, इनका बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी से और चाइना से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें कि चीन के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क्स के थ्रू या जो पेमेंट नेटवर्क्स हैं स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो के, उनका इस्तेमाल किया गया है और बड़ा पैसा हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, इसके जरिए ले जाया गया है। और इसमें बहुत सारे जो मास्टरमाइंड हैं इस स्कैम के, वो भारत से बाहर यानी दूसरे देशों में मौजूद हैं, जहां से ये पूरा नेटवर्क संचालित किया गया। और इसमें पोंजी स्कीम्स भी हैं, इसमें में बुचर स्कैम्स भी हैं, इसमें लोगों को अलग अलग तरीके से क्रिप्टो की स्कीमों में फंसाकर पैसा लेने के तरीके भी शामिल हैं। चाइनीज लिंक्ड गेमिंग एप्स जैसे फ्लेविन और एचपीजेट टोकन, इनका भी नाम इस मामले में आया है। डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए मामले भी इसमें शामिल हैं। ये अपने तरीके की सबसे बड़ी जांच है ईडी की, जिसमें इतने सारे मामले एक साथ खोले जा रहे हैं।